हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती आरती लाड, सीनियर फैकल्टी इन फैशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। अभी अपन ने पिछली 2 वीडियोस में, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन के लिए हमको कौन कौन सी स्किल्स ज़रूरी हैं। उसके बाद पिछले वीडियो में मैंने आपको 2 स्किल्स के बारे में बताया, जिसमें टाइपोग्राफी एंड लेआउट स्किल्स के बारे में हमने डिस्कस किया। टाइपोग्राफी में मैंने बताया आपको कि हम इसलिए पढ़ते हैं जिससे कि हम अपनी जो राइटिंग वर्क है वो बहुत अच्छे से कर सकें और हम अपना लोगो डिज़ाइन कर सकें। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं लोगो एवं लोगो डिज़ाइनिंग के बारे में आपको बेसिक नॉलेज दूंगी, जिससे कि आप इनिशियल लेवल पे अपने लोगो खुद बना के अपने आप को एक ब्रांड के रूप में स्टार्ट कर सकें। तो आउटकम ऑफ द टॉपिक अगर हम समझें आज का क्या रहेगा, तो सेशन जब एंड होगा तो आप लोगो क्या होता है इसे बता पाएंगे, डिफाइन कर पाएंगे, कितने प्रकार के लोगोज होते हैं उनको बता पाएंगे, उनको पहचान कर पाएंगे। लोगो बनाने से पहले हमें किन किन बातों की जानकारी होना चाहिए इसके बारे में आप उसकी लिस्टिंग कर पाएंगे। कलर्स का इम्पोर्टेंस जो है लोगो में उसे समझा पाएंगे। उसके बाद एक अच्छे लोगो की क्या क्वालिटीज़ होती हैं उसे समझ पाएंगे, उसे एनालिस्ट कर पाएंगे। लोगो बनाने की जो बेसिक प्रोसेस है उसको समझ पाएंगे। लोगो बनाने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ कर सकते हैं वो आपको मालूम पड़ जाएंगे, और आप आर्ट मटेरियल और सॉफ्टवेयर को यूज़ करके, चूँकि आपको ये सब जानकारी हो जाएगी, तो आप अपना लोगो डिज़ाइन कर पाएंगे। लोगो क्या है? लोगो किसी भी ब्रांड का एक चेहरा है। अगर हम अपना लोगो बनाते हैं तो हम अपना चेहरा वहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी से सामने वाले कस्टमर के दिमाग में एक छवि बनेगी, ठीक है। दूसरा, आपकी पहचान बनेगी, जिसको हम कहते हैं ब्रांड आइडेंटिटी। जो भी ब्रांड को आप लोगो बनाते हैं तो वो जो लोगो होता है उस ब्रांड की पहचान बन जाता है। अगर हम सुबह से उठते हैं और हम देखें, अगर हम तो सुबह उठते से ही हम आधे घंटे के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम देखते हैं, या बहुत सारे ब्रांड्स के लोगोज हैं जिनको हम देखते हैं या जिनसे हमारा टकराव होती है। तो आप सोचें, अगर तो सुबह आप उठते से ही आपने टूथब्रश उठाया, टूथपेस्ट उठाया, तो उसमें आपको ब्रांड का नाम, ब्रांड का लोगो दिखेगा। उसके बाद आपने साबुन उठाया तो दिखेगा। फिर आपने अब तो दूध का पैकेट हम लेते हैं, उसमें भी ब्रांड दिखता है। फिर बोर्नवीटा डाला हमने, माइक्रोवेव यूज़ किया तो कौन सी कंपनी का माइक्रोवेव यूज़ किया, मतलब विद इन हाफ एन आवर आपको बहुत सारे लोगोज और बहुत सारे ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं, और आप उसी पहचान जाते हैं कि जो एक प्रोडक्ट है वो कौन सी कंपनी का है। पहले भी ये व्यक्ति, जब मान लीजिए कोई गडरिया होता था, जब ये सब चीज़ें नहीं थी ब्रांड भी, तो उसकी बहुत सारी, मान लो भेड़ें हैं, तो वो जाएगा चरवाहे के रूप में अपनी भेड़ों को लेके। तो वो क्या करता था कि अपनी एक मार्क बनाता था, और वो मार्क हर पशु के ऊपर वो लगा देता था। तो वो ये शो करता था कि ये पशु जो है वो फलाने व्यक्ति का है। तो इस तरह से एक मार्क बना के किसी व्यक्ति की ओनरशिप को दर्शाने के लिए भी पहले लोगों का इस्तेमाल किया जाता रहा था, अगर हम उसका ऐतिहासिक समझने की कोशिश करें तो। अब सिंबल ही क्यों लगाया जाता था? किसी व्यक्ति का नाम क्यों नहीं लिखा जाता? सिंबल क्यों लगाया जाता था? वो इसलिए लगाया जाता था कि नाम हर व्यक्ति पढ़ नहीं सकता था, मगर जो निशान होता है, जो चिन्ह होता है, वो हर व्यक्ति बहुत जल्दी से उसको समझ जाता है, इसलिए चिन्ह लगाया जाता था। और अब जो लोगों के जो चिन्ह बनते हैं ये ग्लोबली आइडेंटिफाइड होते हैं, मतलब उनको हर जगह उसी नाम से उसकी पहचान बन जाती है, इसलिए चिन्ह बनाए जाते हैं। अलग अलग भाषाएं बोली जाती है पूरी दुनिया में। तो अगर हम हिंदी में कोई लोगो बनाते हैं और लिखते हैं, तो हो सकता है अगर आप दूसरे देश में उसको लॉन्च करेंगे तो उसको आदमी समझ नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। तो लोगो जो एक चिन्ह के रूप में रहता है, वो फिर हर व्यक्ति उसको समझ पाता है कि कौन सी ब्रांड का है, इसीलिए वो उस ब्रांड की आइडेंटिटी बन जाता है। लोगो इज ऑल्सो सिग्नेचर, जिसको हम कहते हैं। जैसे हम अपना सिग्नेचर करते हैं, तो हम अगर मैं एक चेक काट के दे रही हूँ और मैं नीचे अपना साइन कर रही हूँ, इसका मतलब कि ये चेक मेरा है ना, और वो मेरी आइडेंटिटी के रूप में उस चेक को माना जाता है। तो वो जो सिग्नेचर है वो मेरा
लोगो माना जाता है वहाँ पे, वो मेरी आइडेंटिटी है। तो इसी तरह से जो लोगो बनता है वो उस कंपनी की, उस ब्रांड की एक आइडेंटिटी के रूप में बन जाता है। लोगो बनाना बहुत आसान नहीं है, उसके लिए काफ़ी लंबी प्रोसेस लगती है और इसीलिए ये काम ग्राफिक डिज़ाइनर्स करते हैं। और वो ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए बिल्कुल, अगर आप अध्ययन करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, अगर आप कोई कोर्स करते हैं तो लोगो बनाना सबसे फर्स्ट स्टेप आता है। जैसे ही टाइपोग्राफी खत्म है उसके बाद सबसे पहले आपको आता है कि आप लोगो बनाना शुरू करिए। हम भी अगर हम अपने कंपनी को, अपने ब्रांड को बहुत उच्च स्तर का लॉन्च कर रहे हैं तो हम लोगो ग्राफिक डिज़ाइनर से बनवा सकते हैं। मगर हम अभी इनिशियल लेवल पे अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम कुछ अपना लोगो स्टार्ट करके और लोगो डिज़ाइन करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लोगो बनाने के लिए कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती हैं इसकी मैं आपके आगे बताऊंगी। वो जानकारी एकत्रित करने के बाद ही आप लोगो अपना बनाएं। लोगो बनाने के लिए बहुत प्रोसेस है, उसके बारे में आगे बताऊंगी मैं क्या क्या प्रोसेस है। उसमें माइंड मैप करना पड़ता है, हम कौन से कस्टमर के लिए बना रहे हैं, कौन से एज ग्रुप के लिए बना रहे हैं, क्या प्रोडक्ट है, ये सारी चीज़ों के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगी। और अब आप कई बार मिलते जुलते लोगोस भी देखेंगे। कई बार कोई ऐसी ब्रांड का नाम होता है जो बहुत फेमस हो जाता है, तो जो कोई छोटी सी कंपनी होती है जो नई लॉन्च होती है वो क्या करती है, उसमें थोड़ा सा 19-20 चेंज करती है और वो अपना लोगो बना के और उसको निकाल देती है, तो लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट करके और उसका फ़ायदा लेने के लिए। मगर इथिकली ये गलत है, हमें सही काम करना है और इसके लिए हमको बेसिक्स स्टार्ट करना है कि हमें लोगो कैसे बनाना है। तो अगर मैं उसको एब्रीविएशन के रूप में देखूँ तो लोगो क्या है? लोगो इज़ लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड, मतलब आप ग्राफिकली किसी चीज़ को दिखा रहे हैं, उसकी भाषा जो है वो लोगो है। डेफिनेशन के रूप में लोगो लिखा हुआ है, अ लोगो इज़ अ ग्राफिक मार्क, एक ग्राफिक मार्क एक निशान है, एम्बलम है ना, सिंबल यूज टू एड एंड प्रमोट पब्लिक आइडेंटिफिकेशन एंड रिकग्निशन, पब्लिक के बीच में अपनी पहचान और अपनी पहचान ही कहेंगे मेरे ख्याल से, दोनों वर्ड का एग्जैक्ट हिंदी मतलब नहीं समझ आ रहा मुझे। अ लोगो इज़ अ ग्राफिक मार्क, एक निशान है जो आप लोगों के पब्लिक के दिमाग में एक पहचान के रूप में छोड़ने के लिए अपने ब्रांड का बनाते हैं। ठीक है, वो फिगरेटिव भी हो सकता है, वो एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, उसमें नाम भी हो सकता है, उसमें कुछ टेक्स्ट भी हो सकता है। ये आपकी किस तरह का प्रोडक्ट है जो आप बना रहे हो, जो कंपनी है उसके हिसाब से उसको बनाया जाता है। अगर हम यहाँ पे फैशन डिज़ाइनर के रूप में बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर फैशन डिज़ाइनर्स के लोगो जो होते हैं उसमें वो अपना नाम डालते हैं, क्योंकि वो नाम से अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब बहुत उनकी पहचान बन जाती है तो फिर उसको वो एक छोटे एम्बलम के रूप में भी, एक चिन्ह के रूप में भी निकाल देते हैं। अगर आप एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहें तो आप सत्या पॉल का देख सकते हैं, पहले अलग लोगो था अब अलग लोगो है। आप एप्पल को देख सकते हैं, वो एक पहले अलग लोगो था अब। आदित्य बिरला ग्रुप का आप लोगो देखेंगे, पहले अलग था अब अलग है। तो इसको कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ लोगो, मतलब समय के साथ साथ आपकी जब पहचान अच्छी बनती चली जाती है, हर 10 साल में आप अपने लोगों को रीडिफाइन कर सकते हैं, रीडिज़ाइन कर सकते हैं, आपकी जो स्टेटस है उसके हिसाब से। इसके बारे में भी मैं आगे थोड़ा सा आपको बताऊंगी। इसमें टेक्स्ट और विजुअल दोनों होता है और इससे दोनों पर्पस सॉल्व होते हैं, मतलब लोगों को पहचान बनाना और लोगों के दिमाग में छाप छोड़ना, दोनों चीज़ें हो जाती हैं। आपकी कंपनी का नाम लोगों को पता पड़ जाता है और एक सिंबल, एक निशान रहता है जिससे आपके बिजनेस के बारे में व्यक्ति को, कस्टमर को जानकारी मिलती है। और लोगों से बहुत जल्दी जो कस्टमर होता है उसके माइंड पे एक छाप छुड़ जाती है, तो वो बहुत जल्दी से उस चीज़ को पहचानने लगता है कि ये फलानी ब्रांड का लोगो है। तो कितने प्रकार के लोगोज होते हैं? हम समझ लिए कि लोगो एक सिंबल है या एक एम्बलम है, फिगरेटिव भी हो सकता है, फॉन्ट भी हो सकता है। तो अब कितने प्रकार के लोगोज होते हैं? तो बेसिकली 7 टाइप्स ऑफ लोगोज होते हैं। पहला हुआ एम्बलम, एम्बलम मतलब चिन्ह। अगर हम भारत का एम्बलम देखें, 3 शेर वाला जो अशोक दिखता है हमको, वो हमारा भारत का चिन्ह है। अगर वो निशान आपको कहीं दिखेगा तो आपको लगेगा हाँ ये भारत का है। तो ऐसे एम्बलम होता है, इसको बोलते हैं चिन्ह होना। दूसरा होता है
लोगो टाइप या वर्ड मार्क या फॉन्ट बेस्ड, मतलब अगर हम नाम अक्षर लिखते हैं उसमें नाम लिखते हैं, फॉन्ट यूज़ करते हैं, फॉन्ट बेस्ड लोगोस। मोनोग्राम या लेटर मार्क जिसमें हम सिर्फ लेटर्स का यूज़ करते हैं। ब्रांड मार्क या पिक्टोरियल मार्क, आगे मैं आपको इनकी डिटेल्स भी बताऊंगी। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट ग्राफिक विजुअल या एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क। छठवा है मैस्कट। मैस्कट को मतलब कि एक अलग से कोई, जैसे मैकडॉनल्ड्स में आपने देखा होगा बाहर एक जोकर बैठा हुआ येलो एंड रेड कलर में, या KFC में आप जाते हैं तो KFC का जो व्यक्ति था उसने अपना मैस्कट बना के लगाया है, मतलब एक साथ में एक कोई फिगर उसमें जुड़ा हुआ हो। और एक होता है कॉम्बिनेशन मार्क। तो इस प्रकार से 7 तरह के लोगोस होते हैं, एम्बलम, लोगो टाइप, वर्ड मार्क या फॉन्ट बेस, मोनोग्राम या लेटर मार्क, ब्रांड मार्क या पिक्टोरियल मार्क, एब्स्ट्रैक्ट ग्राफिक विजुअल्स या एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क, मैस्कट्स एंड कॉम्बिनेशन मार्क। अब हम पहले बारे में पढ़ेंगे। हर लोगों का अपना कुछ प्लस और माइनस होता है, और आप अपने इस अच्छे से अध्ययन करने के बाद ही डिसाइड करिएगा कि आपको किस प्रकार का लोगो बनाना है अपने लिए। एम्बलम क्या होता है? एम्बलम जो लोगोज हैं वो दुनिया में हर जगह इस्तेमाल करते हैं, दे आर यूनिवर्सल, है ना। अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग चीज़ों में यूज़ किया जाता है। हर व्यक्ति अपनी खुद एक पहचान बनाने के लिए यूज़ कर सकता है। तो इंडस्ट्री जैसे अगर हम मैंने एग्जांपल भी यहाँ लगाया, आप देख सकते हैं, जैसे हार्ले डेविडसन का मैंने बताया, एक कंपनी है, इंटरनेशनल ब्रांड है, तो उसने एक एम्बलम बनाया, उसके अंदर उसके बारे में लिखा हुआ है, उसकी कंपनी का नाम लिखा हुआ है। तो चाहे वो फ्लैग्स होंगे, चाहे यूनिवर्सिटी का होगा कोई लोगो, चाहे कोई स्पोर्ट्स टीम का लोगो होगा, चाहे कार ब्रांड्स का लोगो है, तो किसी में भी या स्टारबक्स का कॉफ़ी कप में आप देखो, स्टारबक्स जो कंपनी है उसका भी आप देखेंगे, तो ये सारे लोगोस एक एम्बलम के रूप में आते हैं, मतलब एक चिन्ह के रूप में एक शेप रहता है, उसके अंदर उनके बारे में लिखा रहता है, या उनकी फिगर जो उसमें लगा रहता है, मतलब एक चिन्ह, स्ट्रॉन्ग चिन्ह के रूप में दिखते हैं वो। ये भी इवॉल्व होते हैं अपने समय के साथ साथ, ये आगे हर कंपनी 10 साल बाद अपना चेंज करती है, मगर हो सकता है वो अपना जो बेसिक आकार है एम्बलम का वो अपना वही रखे। एम्बलम लोगोज जो होते हैं उसमें एक फ्रेम या एक बॉर्डर के अंदर सिंबल या वर्ड्स उसमें रखे होते हैं, जैसे मैंने यहाँ आपको दिखाया हुआ है कि हार्ले डेविडसन का। एक इसकी बहुत बड़ी खासियत होती है, ऐसी कंपनीज जो अपनी लेगेसी दिखाना चाहती है, मतलब हम पीढ़ियों से काम कर रहे हैं, तो या हमारा जो वैल्यूज़ एक हाई वैल्यूज़ हैं वो दिखाना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें जिसको हम कहते हैं ना ट्रेडिशन शो करना चाहते हैं, वो फिर अपनी कंपनी के लोगों को एम्बलम के रूप में चलाते हैं। तो अब एम्बलम कब बनाना और कब नहीं बनाना? तो कब बनाना? जब आपको लगता है कि आपकी कंपनी की बहुत हिस्टोरिक रूट्स हैं, मतलब आप अगर किसी एक मदर कंपनी के अंदर ही काम कर रहे हैं तो आप उसके एम्बलम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखें, जैसे टाटा अगर एक कंपनी है, अब टाटा पहले एक चीज़ सिर्फ टाटा मोटर्स बनाता था, है ना, टाटा के ट्रक्स बनते थे, वो मदर कंपनी हो गई। अब उसके अंदर टाटा की चाय भी बनने लगी, है ना, टाटा टी भी आ गई है, तो टाटा इंश्योरेंस भी आ गया है, तो टाटा हॉस्पिटल्स भी आ गए हैं। अगर इस तरह से मदर कंपनी के अंदर अगर कोई बनाता है तो वो एक एम्बलम, क्योंकि उसकी हिस्ट्री है तो उसको वो यूज़ करता है, ठीक है। तो जब भी हम अपनी हिस्टोरिकल रूट्स अगर हमारे होते हैं तो हम उस एम्बलम के थ्रू एम्बलम को लोगों को यूज़ करते हैं, और उसमें अलग अलग कलर्स ब्रांड डाल के चेंज करते रहते हैं। मगर मान ली टाटा का हॉस्पिटल्स खोल रहा है, तो हो सकता है वो टाटा के नीचे जो हॉस्पिटल्स लिख रहा है वो ब्लू कलर से लिख दे। अब वो आगे अगर उसको लग रहा है कि मुझे टाटा टी निकाल रहा है वो, तो हो सकता है वो टाटा लिखे और नीचे जो टी वाला सेक्शन है उसको वो गोल्डन ब्राउन कलर से निकाल दे। तो मतलब ये हुआ कि वो एम्बलम जो उसका निशान है वो वही रहेगा, उसके साथ साथ जो सीरीज चलती जाएंगी उसमें वो अपना चेंज करता रहे। तो हमको ये बताना है कि हमारी कितनी पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, तो फिर हम उसको एम्बलम से को यूज़ करते हैं। या हमको ऐसा लगता है कि एक अपनी आइडेंटिटी बन चुकी है बहुत लंबी, हम उसको हटा के नई चीज़ नहीं अपना करना चाह रहे हैं, तो हम उसको एम्बलम को यूज़ करते जाते हैं। मतलब आपकी हिस्ट्री है, आप बताना भी चाह रहे हो तो भी नहीं आप बदलोगे, या आपको ऐसा लगता है कि हमारी जो पहचान बनी हुई है उससे हम अलग कर रहे हैं मगर हम उसको जोड़ के रखना चाहते हैं अपने साथ, तब भी हम एम्बलम का यूज़ करेंगे। मैंने आपको टाटा का एग्जाम्पल बताया अभी। आप ये
चाहते हो, किस तरह से आप क्यों चाहते हो आप इस तरह से, तो उसका कारण ये है कि एक कंपनी जो होती है या जो एक मदर कंपनी होती है, अगर कस्टमर के साथ उसका रैपो हो चुका है तो फिर हम एम्बलम का यूज़ करते हैं। मगर अगर ऐसा हो गया बाय चांस कि आपने बनाया और वो उतना कस्टमर को नहीं जमी वो कंपनी, तो फिर हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कंज्यूमर की फीलिंग को समझते हुए आपको एम्बलम को यूज़ करना है। कब यूज़ नहीं करना है? तो जब हमको ऐसा लगता है कि हमारी कंपनी का नाम बहुत बड़ा है और हमको उसको छोटे छोटे प्रोडक्ट्स पे भी लगाना है, तो फिर क्या होगा कि कोई प्रोडक्ट का आपने अगर एम्बलम बनाया, आपने बड़ा लगा और आप उसको जब छोटा करोगे तो वो अगर वो दिखेगा ही नहीं तो उसकी पहचान इंसान जोड़ नहीं पाएगा उससे, कंज्यूमर। तो अगर हमको ऐसा लगता है कि हमको बहुत छोटी छोटी जगहों पे यूज़ करना है, तब हमको एम्बलम को यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ वो छोटे होंगे तो वो दिखना ही बंद हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, हाईटेक जो टेक्नोलॉजी वाली जो नई चीज़ें होती हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी के साथ बदलती है, तो उसमें हम ट्रेडिशंस को दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कस्टमर को कि हम नई टेक्नोलॉजी के साथ जल्दी जल्दी बदल रहे हैं। तो जब हम ये दर्शाना चाहते हैं तो फिर हम लेगेसी शो नहीं करना चाहते हैं, हम अपने ट्रेडिशन को नहीं बताना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे एम्बलम का यूज़ करते हैं। अब वर्ड मार्क वाला अगर है, फॉन्ट बेस्ड वाला अगर जिसको अपन बोलते हैं, तो उसका क्या रहता है? इसमें सिंपलिस्टिक होता है। आपको मैं एग्जांपल दिख रहा है यहाँ, सोनी का मैंने लगाया हुआ है। बहुत सिंपल डिज़ाइन आइडिया होता है और बहुत जल्दी से वो आइडेंटिटी उसकी बन जाती है, उसको समझना बहुत कठिन नहीं होता है। सोनी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब आप देख रहे हैं, इनमें सब में फॉन्ट बेस्ड लोगोज ही चल रहे हैं। और इसके लिए सबसे ज़्यादा टाइपोग्राफी का इस्तेमाल होता है। टाइप्स ऑफ टाइपोग्राफी, प्रिंसिपल्स ऑफ टाइपोग्राफी, ये सब जो अपने पिछले इसमें पढ़ा है, वो सारी चीज़ें हम फॉन्ट बेस्ड लोगो जब बनाते हैं तब बहुत यूज़ करते हैं। कब यूज़ करना चाहिए? जब आपकी कंपनी का नाम बहुत छोटा सा है ना। अगर आपका नाम बहुत बड़ा है और आप अपने नाम से ही कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो फिर इतना बड़ा सारा लोगो हर जगह नहीं लगाया जा सकता। तो फॉन्ट बेस्ड लोगो जब करते हैं, जब हमारे कंपनी का नाम छोटा है, ठीक है, और नाम ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। जब कंपनी का नाम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है तो वहाँ पे होता है। और इसीलिए फैशन डिज़ाइनर्स, जो फोटोग्राफर्स होते हैं, ये सब अपना नाम से ही अपना लोगो बनाते हैं, क्योंकि उनको अपने नाम को भी पब्लिसिटी देना होती है ना, और उनकी नाम से ही उनकी आइडेंटिटी होती है, वही उनकी पहचान होती है। अब कब यूज़ नहीं करना? नेचुरली जब मैंने बोला कि जब बड़ा हो तब यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर छोटा है तो यूज़ करना है। इसका मतलब जब बड़ा नाम है आपका तो आपको पूरे नाम के साथ यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि अल्फ़ाबेट्स हमको बहुत ध्यान से चुनना है, ठीक है। अगर जो आज के चलन में अगर हम वो अल्फ़ाबेट्स लेते हैं, तो समय के साथ वो अल्फ़ाबेट्स जो पुराने अगर हो गए, नए स्टाइल के आ गए अल्फ़ाबेट्स, तो वो आपका सेम कैसे कैरी फॉरवर्ड होगा? तो या तो आप समय समय पे उसको अपग्रेड करते रहें, और नहीं तो आप सिंपल एंड सोबर स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले जो हमेशा चलन वाले, जिसको हम क्लासिक्स बोलते हैं, वो वाले अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके आप अपना लोगो डिज़ाइन करिए जो लंबा तक चलता रहे। कई बार कैलीग्राफी करके भी डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि अब जैसे कोका कोला का है, आपने देखा होगा कोका कोला लिखने का स्टाइल, लोगो आप देखिएगा बहुत अलग से हाथ से लिख के बनाया हुआ लोगो है, ठीक है। तो जब भी आप फॉन्ट बेस्ड लोगो करते हैं तो या तो आपको बहुत अच्छे से टाइपोग्राफी का अध्ययन करना चाहिए, या फिर आप कैलीग्राफिकली भी उसको बना सकते हैं। मोनोग्राम या लेटर मार्क वाले लोगों का भी इस्तेमाल करना है। आपको स्लाइड में दिख रहा है एग्जाम्पल, नासा। अगर मैं अब आपसे पूछूं नासा क्या है तो आपको ऐसे याद नहीं होगा, या HBO क्या है तो आपको याद नहीं होगा, या ऐसे कई नाम होते हैं जो बहुत, जैसे MP कौन, तो आपको याद नहीं होगा MP कौन क्या है ना। तो ये वाल्मी अपने भोपाल में ही है, वाल्मी, तो वाल्मी क्या है? जब बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं, जैसे वाल्मी वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है ना, नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो इतने बड़े बड़े नाम होते हैं, तो आप इनको फॉन्ट बेस में नहीं लिख सकते, तो फिर अपन इनको लेटर मार्क या मोनोग्राम के रूप में लिखते हैं। जब कंपनी का नाम बड़ा होता है तो उनके इनिशियल अल्फ़ाबेट्स को लेके हम मोनोग्राम बना लेते हैं। तो ये ज़्यादातर ऐसे जगहों के लिए अच्छे रहते हैं जो कि
थोड़ा कम ग्लैमर वाली होती हैं, या जिसको हम बोलते हैं कि जैसे लॉ फॉर्म होती हैं, इथिकल वैल्यूज़ जहाँ पे हमको बहुत इंपॉर्टेंट रखना चाहिए, वहाँ ये सब चीज़ें सिंपल सोबर स्ट्रेट फॉरवर्ड जगहों पे मोनोग्राम्स यूज़ होता है और काफ़ी बड़ा रहता है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारी जगह अपन मोनोग्राम्स का यूज़ होता है। अपने कॉलेज का ही नाम ले लीजिए, GWPC, हमारी जगह वही लिखते हैं। क्यों? गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज है ना, तो GWPC लिख देते, तो दैट इज़ आवर मोनोग्राम। तो हमें ऐसी कंपनी के जब हमारी कंपनी की पहचान बन जाती है तभी मोनोग्राम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो जब हमको ऐसे कोई नई कंपनी नया हम जब लॉन्च कर रहे होते हैं, जब हम एकदम मोनोग्राम पे नहीं जाते, तब हमको फॉन्ट बेस पे जाना पड़ता है, जिससे कि लोग उसको पहचानने लगे। जब पहचान बन जाती है तब फिर हम उसको मोनोग्राम पे कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइप इज ब्रांड मार्क या पिक्टोरियल मार्क, है ना। अब आप देखो यहाँ पे आपके पास ये एक आया, आप इसको देखते से समझ गए, इसको पिक्टोरियल मार्क कहते हैं। हम इसको देखते से ही समझ गए कि ये क्या है, एप्पल का है। इसको देख के तो तुम सब बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा ये मैकडॉनल्ड्स का है ना। तो जब हम कब यूज़ करते हैं, जब बहुत समय तक हम अपना नाम के साथ, पहले तुम देखा होगा कभी पुराना एप्पल का इवोल्यूशन पढ़ना तुमको समझ में आएगा। पहले इसके कलर्स भी अलग थे, पहले इसमें एप्पल हमेशा लिखा होता था, मगर जब इसकी पहचान अच्छे से बन गई, सब लोग उसको पहचानने लगे, जान गए, तो फिर उन्होंने एक पिक्टोरियल मार्क बना दिया। अब उनको छोटी छोटी जगह भी यूज़ करना है, तुम्हारा मोबाइल भी निकालना है, तो पूरा ना लिख के वो सिर्फ एक एप्पल का साइन लग जाता है, तो पता पड़ जाता है कि हाँ ये इस एप्पल कंपनी का है ना। बहुत जैसे मैंने यहाँ भी लिखा रीब्रांडिंग करते, जब बहुत पॉपुलर हो जाते तो रीब्रांडिंग करते, और रीब्रांडिंग करके फिर इस तरह से वो पिक्टोरियल मार्क का यूज़ करते हैं। और ये चीज़ नई कंपनी जब आप लॉन्च करें तब इसका उपयोग कभी ना करें, क्योंकि पहचान बनने के बाद ही हम पिक्टोरियल मार्क या ब्रांड मार्क का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट ग्राफिक विजुअल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क। अब जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्या है कि आपको दिख रहा है मगर आपको ये मालूम नहीं है कि ये कौन सी कंपनी का है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट ग्राफिक विजुअल्स कहते हैं। तो ये कब होता है, ये डिज़ाइनर्स के लिए बहुत फेवरेट रहती है कैटेगरी इसकी, और बहुत यूज़ करते हैं वो लोग, और ये यूनिकनेस की फीलिंग के लिए डालते हैं, है ना। आपको एकदम यूनिक फील होगा, क्योंकि वो मार्क एकदम यूनिक है तो वो फीलिंग भी एकदम यूनिक आएगी, ठीक है। और आपको इसको डिज़ाइन करना भी कठिन होता है और इसकी पहचान बनने में भी टाइम लगता है। जैसे आप नाइकी देखेंगे, आपको एक राइट का चिन्ह दिखेगा तो वो नाइकी, अब आप पहचान पा रहे हो। अगर सिर्फ राइट चिन्ह दिखता तो आपको थोड़ी समझ में आता कि ये नाइकी का है कि किसका है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, या तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जूता जो होता है, इस तरह से जूते का शेप होता है, उसको उन्होंने कट आउट करके ये बनाया है, या ये कहना चाह रहे हैं कि आपने एकदम करेक्ट चॉइस करी है, या वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप एकदम उड़ सकते हैं, स्पीड में जा सकते हैं। तो इसके पीछे बहुत एक्सरसाइज रही होगी, अपन ऐसा उम्मीद कर रहे हैं, और तब जाके ये उनका नाइकी का बना है। एडिडास का आपको दिखेगा, टोयोटा का आपको दिखेगा, स्कोडा का आपको, ऐसे आपको दिखेंगे तो आपको यूनिक फील आएगा। मगर ये जो सिर्फ विजुअल जो बने हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क्स बने हैं, ये काफ़ी समय तक इवॉल्व होने के बाद बने हैं। मतलब पहले अपने नाम के साथ चलते रहे होंगे, फिर जब बहुत फेमस हो गए, बहुत पुरानी कहानी चल के फिर अब आज की स्थिति में यहाँ पे ये पहुँची है। तो नए ब्रांड्स के लिए या इमर्जिंग ब्रांड्स के लिए हम इसको यूज़ करने को नहीं कहते हैं, इस तरह के लोगोस को। जब हमारा फेमस हो जाता है तब हम सिर्फ सिंबल लगा के और ब्रांड को रिकॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, अब हम इसको देख के बोल सकते हैं कि हाँ ये नाइकी का है या ये एडिडास का है। तो आप जो मैं आगे बताऊंगी इवोल्यूशन, उसको भी आप पढ़िएगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। मैस्केट क्या होता है? मैस्केट है, ये है कैरेक्टर विद द ब्रांड, मतलब ब्रांड के साथ एक कैरेक्टर जुड़ा होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में शो करा है, मैकडॉनल्ड्स के बाहर आपने देखा होगा एक जोकर बैठा रहता है पीले और लाल कलर की ड्रेस में, और वो हर जगह जहाँ भी मैकडॉनल्ड्स का आउटलेट होगा वहाँ वो रहेगा। अलग अलग रूप में होगा, कहीं आलती पालती मार करके बैठा है, कहीं खड़ा है ट्रे लेके, कहीं बाहर जैसे डीबी मॉल में हम जाते हैं भोपाल में तो वहाँ वो कुर्सी पे बैठा हुआ है। तो जो भी व्यक्ति मैकडॉनल्ड्स पे आता है फर्स्ट टाइम एटलीस्ट, वो उसके साथ फोटो जरूर खिंचवाता है। और ऐसा ही कुछ मैस्केट आपको KFC में भी देखने को मिलेगा।
तो जनरली ये जो मैस्कट्स होते हैं वो फैमिलीज से जुड़े हुई जगहों पे, जहाँ पे फैमिलीज या किड्स जाते आते हैं, जहाँ फन जुड़ा होता है, एंटरटेनमेंट जुड़ा होता है, वहाँ पे ये मैस्कट्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सीरियस फॉर्म्स जो होती हैं, जो मेडिकल हॉस्पिटल्स का है या लॉ का है, इन जगहों पे हम मैस्कट्स का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन मार्क। ये लास्ट टाइप का, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। ये ऊपर के जितने अपन ने 5-6 तरह के पढ़े हैं उनमें से किसी भी चीज़ों को कंबाइन करके बनाया जा सकता है। इसमें नाम और मार्क दोनों एक साथ होता है। जैसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे डव लिखा हुआ है। डव आप देखिए, जिस तरह से पक्षी, जो डव का चित्र बना हुआ है, मोटे पतले दिख रहा है उसे, उसी प्रकार से मोटे पतले मोशंस और मूवमेंट आपको इसकी रिटर्न जो डव लिखा है उसमें भी दिखेंगे। दूसरा, आपने देखा होगा कि जो बॉक्स होता है डव का, उसमें दोनों बना होता है, मगर जब हम अंदर से सोप निकालते हैं तो उसमें सिर्फ ये चिन्ह अंकित किया होता है। तो इस तरह से यूज होता है इसका। और नाइकी का भी आप अगर पढ़ रहे हैं, मैंने बताया इवोल्यूशन आप पढ़ेंगे तो देखेंगे हमेशा पहले राइट चिन्ह के साथ नाइकी लिखा हुआ रहता था, और फिर जब वो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स पर यूज होने लगा, जब जूते के साइड में यूज करना है उन्हें बहुत छोटे से में, तो वहाँ नाइकी ना लिख के सिर्फ वो चिन्ह लगा देते हैं। तो कॉम्बिनेशन मार्क इज अल्फाबेट नाम प्लस उसका सिंबल। ठीक है, और इसमें सिंबल और नाम में एक रूपता होती है कहीं ना कहीं। एडिडास का भी आप देखेंगे, उसमें भी आपको दिखेगा, जिसमें भी एडिडास लिखा होता है उसमें उसी स्टाइल से लिखा होता है जिस स्टाइल से उसका चिन्ह बना होता है ऊपर। तो इसमें वही आपको देखने को मिलेगा। और वर्ड और जो रिटर्न वर्क और जो सिंबल होता है उसको बहुत ही आर्टिस्टिकली रखना जरूरी होता है। तो ये हुए कॉम्बिनेशन मार्क। तो इस तरह से हमने 7 प्रकार के लोगोस के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि हमको अगर लोगो बनाना है या बनवाना है या किसी के लिए बनाना है या खुद के लिए बनाना है, तीनों ही स्थिति में हमको कौन कौन सी जानकारियां होना जरूरी है लोगो बनाने से पहले। तो सबसे पहला हुआ आपकी कंपनी का नाम। आप कौन सी कंपनी के लिए बना रहे हैं या आप अपनी कंपनी का नाम क्या रखना चाहते हैं। दूसरा, कंपनी का नेचर क्या है, किस प्रकृति की कंपनी है, क्योंकि उससे जुड़ के हम कलर्स वगैरह के बारे में अध्ययन करेंगे, उससे जो है हम आकारों का अध्ययन करेंगे। जैसे कोई मकान बनाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है तो हम ऐसे मकान के आकार का डिज़ाइन ले पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको नेचर ऑफ द कंपनी समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एम्ब्रॉयडरी वर्क का काम करने वाले हैं तो आपका वो नेचर है उसका, है ना, कि आप हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम ज़्यादा यूज़ करें तो कहीं ना कहीं सुई धागा का आप यूज़ कर सकते हैं। मगर अगर आप मशीन का कर रहे हैं तो आप वहाँ पे मशीन एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं तो एम्ब्रॉयडरी मशीन का आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी कंपनी की प्रकृति क्या है ना, किस तरह का आप काम करना चाहते हैं, ये भी आपके लोगों में दिखता है। फिर टारगेट ऑडियंस, मतलब आप किसके लिए बना रहे हैं, उसकी एज क्या है, उसका मेल है कि फीमेल है, बच्चा है कि बड़ा है, उसका पढ़ाई का अनपढ़ है कि ग्रेजुएट लेवल का पढ़ा हुआ है या ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बहुत हाईटेक पढ़े लिखे लोग होते हैं, हाई स्टडीज़ वाले लोग होते हैं, ये और उनका इंटरेस्ट, क्योंकि एज, जेंडर और एजुकेशनल लेवल से इंटरेस्ट में भी परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। फिर अगर आप आइकन बना रहे हैं तो या बनवा रहे हैं या किसी के लिए बना रहे हैं तो जो क्लाइंट है आपका उसके दिमाग में क्या कोई आइडिया ऑलरेडी है। अगर आप किसी के लिए लोगो बना रहे हैं तो क्या उसके दिमाग में कोई आइडिया है कि मेरे लोगों में ऐसा होना चाहिए। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, अगर मैं बोलूँगी कि मुझे हैंडवर्क का काम करूँगी मैं, तो मेरे दिमाग में, जैसे मैं पहले बोला, एक सुई धागा का मेरे दिमाग में आया, है ना। तो अगर इस तरह से अगर कोई आइडिया है आपके क्लाइंट के दिमाग में तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना जरूरी है और उसी दिशा में हम अपना काम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कोई स्पेशल कलर प्रेफरेंस अगर आपका है तो वो भी आप ध्यान रखें, या आपका क्लाइंट का है तो भी आप ध्यान रखें कि भाई जिसके लिए आप लोगो बना रहे हैं वो। फॉन्ट का प्रेफरेंस भी होता है, कई बार लोगों को कुछ पर्टिकुलर फॉन्ट्स है वही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो वो अगर आप लोगो बनाते हैं उनके लिए तो आपको वो फॉन्ट प्रेफरेंस का भी पता कर लेना चाहिए।
दूसरा, क्या आप कोई टैगलाइन रखना चाह रहे हैं अपनी ब्रांड के साथ, या जो इसके लिए आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं उसे कोई टैगलाइन साथ में नीचे रखना है क्या? अगर वो है या कोई स्लोगन है तो उसका भी हमको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमको जो टोटल लोगो बनाना है वो कौन से प्रोडक्ट्स पे बनेगा, हर प्रोडक्ट पे जाएगा तो उसकी क्या साइज रहेगी, ये सारी बातें हमको ध्यान रखनी है। और हमको उसके वो टैगलाइन किस तरह से लिखनी है, उसके लिए कौन सा अल्फ़ाबेट लिखा जाएगा, कौन सा कलर लिखा जाएगा, ये सारी बातें हमको देखना बहुत ज़रूरी है। फिर जब आपके पास कितना समय है लोगो डिज़ाइन करने के लिए, आपके पास समय कितना है, सामने वाला आपसे 2 दिन के अंदर मांग रहा है या आपको 2 महीने का टाइम है, तो टाइम लिमिट के हिसाब को भी आपको ध्यान रखना का ज़रूरी है। और कितने बनाना है अपने को, मतलब अगर आप किसी के लिए बना रहे हैं तो आप उससे पूछिए क्लाइंट से कि आप कितने लोगोस हमसे डिज़ाइन कराना चाह रहे हैं, या आप अपने लिए बना रहे हैं तो भी आप ध्यान रखिए कि मैं कितने लिमिट, क्योंकि इट इज़ अ क्रिएटिव आर्ट है ना। अगर आप सिर्फ लोगो में ही सोचेंगे कि मैं इसको और इम्प्रूव करती हूँ, मैं और अच्छा बनाती हूँ और अच्छा, पता पर आप लोगो बनाने में 1 साल लगा देंगे, तो इतना समय नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे पास कितना समय है और मैं कितने लोगो बना सकती हूँ जिसमें मैं सबसे अच्छे तरीके से अपनी बात, अपने ब्रांड की बात कह सकती हूँ। तो इन्फॉर्मेशन हो गए। उसके बाद हमको कलर्स जैसा आप पढ़े हुए हो, हमेशा से आप फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ रहे हो कलर्स के बारे में, कलर की साइकोलॉजी के बारे में, कलर की इंटेंसिटी के बारे में, मतलब कलर में चमक होती है, कलर में क्या शेड्स हैं, क्या टिंट्स हैं, उनका भावनात्मक क्या संबंध होता है, ये सब आपने कलर्स के बारे में बहुत सारा कुछ पढ़ा है। वो सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है जब हम कोई लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि कलर्स से हमारे जो इमोशंस होते हैं उनका प्रभाव होता है। लाल कलर देख के हमें जो भावनाएं उत्पन्न होंगी वो पीला कलर देख के नहीं होंगी। तो वो कलर साइकोलॉजी वाली जो बात है उसको हमको हमेशा ध्यान रखना है। और कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ द माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में हमारा कलर के साथ एक जुड़ाव होता है। जैसे एकदम हम पेस्टल शेड अगर हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आता है हाँ सारे लाइट कलर्स। अब उसमें भी मैं जैसे बोलूँगी कि लाइट ब्लू, तो आपके दिमाग में एक मेल से जुड़ के चीज़ आती है, और पिंक बोलेंगे तो एक फेमिनिटी की चीज़ आती है। तो ये हमारे जो ब्रॉटअप होता है बचपन से, जो हमारे आसपास हम देख रहे होते हैं, तो वो जो कस्टमर के दिमाग में हमेशा कुछ चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए ही हमको बनाना चाहिए, कलर्स का यूज़ करना चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ दिखाया, जैसे खादी का बना है, खादी भारत का बना हुआ है लोगो आप देख रहे हो, उसमें इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, मगर आप ध्यान से देखिए तो उसमें 3 पट्टियां हैं और बीच में गोला बना है, उसमें खादी लिखा है ना। तो कहीं ना कहीं हमको ये भारत से जुड़े हुए कलर्स, जो भारत के फ्लैग के कलर्स हैं, वो सबसे जुड़ा, मतलब इसमें पेट्रियाटिज्म का हमको जो राष्ट्रीयता की भावना है वो हमको इसमें जुड़ा। अगर यही आप इमेजिन करिए कि यही खादी भारत जो लिखा हुआ लोगो आपको दिख रहा है ये कोई और कलर में होता, लाल पीले नीले कलर में होता, तो आपको वो पेट्रियाटिक फीलिंग जो होना चाहिए वो उसको देख के नहीं आती, क्योंकि हम मानते हैं कि खादी हमारा सिंबल है, भारत का कपड़ा खादी, हम ऐसा बोलते हैं। तो फिर हमको उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए निर्माण करना है हमारे लोगों का, और उसमें हमको कलर का यूज़ करना है। सही कलर चूज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपकी आइडेंटिटी हमेशा के लिए बनती है। दूसरा, कलर में वो जैसे अपने भावनाएं होती है तो वर्सेटैलिटी होना चाहिए, है ना। आप किस किस जगह उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, वो वर्सेटाइल कलर होना चाहिए। दूसरा, कलर से हमारे लोगों में डेप्थ भी आती है, वजन जिसको हम बोलते हैं ना, वो वजन उसमें आता है, वो गहराई आती है। तो हम कौन से कलर्स यूज़ कर रहे हैं उससे हमारा मैसेज जो होता है वो सही पहुंच पाता है। कंपनीज की वैल्यूज़ हमको कलर्स से देखने को मिलती है, कंपनी की पर्सनैलिटी हमको कलर जो यूज़ हो रहे हैं उससे देखने को मिलती है ना। और कलर जैसे होना चाहिए जो हम अगर बहुत ग्रेडियंट्स यूज़ कर दें, जैसे अब आप कंप्यूटर्स को यूज़ करें और आप ग्रेडियंट से बना दें, अब जब आप इतने सारे शेड्स आएंगे, जहाँ आप कंप्यूटर पे बना रहे हैं लोगो और कंप्यूटराइज ही उसको यूज़ कर रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक है। मगर अगर आपको वही लोगो अगर हैंड एम्ब्रॉयडरी से आगे बनाना पड़ा या उसको बहुत छोटा बनाना पड़ा, तो वो ग्रेडियंट्स दिखेंगे ही नहीं, है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है हमको जब भी हम बनाएं, और वो कलर्स हर साइज के प्रोडक्ट पे हम उसको यूज़ कर सकें, इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। तो आप कलर साइकोलॉजी का अध्ययन जरूर करें जब भी आप अपना लोगो डिज़ाइन करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है, एक अच्छे लोगो में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, है ना। तो कोई भी डिज़ाइन जब भी पॉपुलर होती है जब ज़्यादातर लोगों के द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जाता है, उसको पसंद किया जाता है, ठीक है। तो आपको अपनी चॉइस नहीं रखना है कि मुझे ये पसंद है,
नो, यू आर नॉट मेकिंग लोगो फॉर योरसेल्फ, यू आर मेकिंग लोगो जो लोगों को पसंद है, दूसरे लोगों को लोगो पसंद आना चाहिए, है ना। इट्स फन है मगर समझ में आ रही, लोगों को लोगो पसंद आना चाहिए। अब कैसे होना चाहिए, उसकी क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, वो सिंपल होना चाहिए, आसानी से पढ़ा जा सके, आसानी से समझा जा सके, उसमें कोई ज़्यादा कलर ना हो, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स ना हो, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक ना हो, दिमाग को और आँखों को कोई बहुत तनाव ना उसको देखने में आए, या हमको उसको याद रखना बहुत कठिन ना हो जाए। तो ये एक शुड बी वेरी सिंपल एंड सोबर, और जो लंबे समय तक आप यूज़ कर सको। जैसे मैंने बताया कि 10 साल में कई बार अपग्रेड करते हैं, आप बहुत जल्दी जल्दी लोगो नहीं बदल सकते, तो आपको एक ऐसा लोगो यूज़ करना है जो एक लंबे समय तक उसको यूज़ किया जा सके, है ना। दूसरा जैसे एक एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे डाला है, अगर हम बोलते हैं ना क्लासिक होता है, जैसे कार्डिगन्स होते हैं, या हम कहते हैं कि सफ़ेद कुर्ता है। अब सफ़ेद कुर्ता आप जैकेट के साथ भी पहन लो, आप पजामे के साथ भी पहन लो, आप रंगीन पजामे के साथ भी पहन लो, आप चूड़ीदार के साथ भी पहन लो, और आप जैसे जैकेट पहनोगे उसके हिसाब से वो दिखने लगेगा। तो अब ये वाइट कलर है और सिंपल है, और सबके साथ सब स्थिति में चल जाता है वो, तो इस हिसाब से, और वो हर पब्लिक का, हर व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करता है, तो सिंपल होना चाहिए। दूसरा है वर्सेटाइल होना चाहिए। वर्सेटाइल मतलब कि आज की तारीख में जो भी लोगो हम बनाते हैं वो हर तरह के प्रोडक्ट पे यूज हो सकता है, और हर तरह से यूज होता है, मतलब आप डिजिटली भी उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर हमको प्रमोशनल ऑब्जेक्ट कोई बनाना है, मान लो हमको लिफाफे, अपने बैग्स बनाने जिसमें हम अपने गारमेंट्स देंगे, तो उस पर भी वो लोगो अच्छे से आ सके, है ना। दूसरा, अगर हम अपनी एम्ब्रॉयडरी करके अपनी ड्रेस में लगाना चाहते हैं लोगो, तो वहाँ पे भी हो सके। अगर हमारा और कोई पैकेजिंग मटेरियल उस पर भी हो सके। अगर हम उसके साथ कोई प्रोडक्ट साथ में दे रहे हैं, मान लो हम बैग बना रहे हैं, अगर हम कोई एक्सेसरी बना रहे हैं, उसमें भी हम उस लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ भी वो लग सके। हमारा जो विजिटिंग कार्ड है उसमें भी लग सके। तो वर्सेटाइल होना चाहिए, कहीं भी किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी भी साइज के प्रोडक्ट पे आप उसको आसानी से यूज कर सको। जितना सिंपल रहेगा उतना आप उसको एप्लीकेबल रहेगा वो हर जगह, है ना। तो ये ऊपर से नीचे आप बढ़ते चले जाएंगे क्वालिटीज में। दूसरा, स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग मतलब क्या, अगर आप बहुत सारे कलर्स यूज करते हैं तो वो उसमें स्ट्रांगनेस नहीं आती। आप देखो बाटा, टाटा, ये सब एक कलर से बने हुए हैं, मतलब वो स्ट्रेंथ दिखाते हैं, है ना। एक कलर से बोल्ड होता है, दिमाग में एकदम छाप छूट जाती है और आसान से पहचान में। तो सिंपल चले, वर्सेटाइल चले, तो फिर वो स्ट्रांग भी हो जाएगा। मेमोरेबल होना चाहिए। जैसे हमेशा मैं कहती हूँ कि लेस इज ऑलवेज मोर, मतलब आप जितना कम कह रहे हैं उतना आप ज़्यादा कह रहे हैं, ऐसा माना जाता है। जितने आप कम चीज़ों का इस्तेमाल करके गारमेंट बना रहे हैं उतना ज़्यादा इम्प्रेसिव वो गारमेंट होगा। तो लेस इज ऑलवेज मोर, ऐसा नहीं कि हमने एक ड्रेस में सब चीज़ें लगा दी। ऐसे ही यहाँ पे आप लोगो बनाते समय बहुत सारी चीज़ें मत लगाने की कोशिश करिए, हमेशा उसको सिंपल रखिए, उससे वो हमेशा याद रहेगा, है ना। रिलेटेबल मतलब अगर जो आप प्रोडक्ट बनाना है, जो भी आपकी प्रोडक्ट लाइन है उससे रिलेट होना चाहिए। मैंने पहले भी जैसे एग्जांपल दिया कि अगर टाटा वाले हॉस्पिटल खोलना चाहेंगे तो वो टाटा, तो जैसा लिखा है टाटा वैसे लिखेंगे। नीचे हॉस्पिटल्स लिखना है तो वो हो सकता है ब्लू कलर से लिख दें। फिर उन्होंने टाटा का, अगर उन्होंने रिजॉर्ट्स खोलने का बनाएंगे तो वो हो सकता है टाटा लिखे और नीचे रिजॉर्ट्स वो अलग कलर से लिख दें। तो टाटा की अगर चाय पत्ती बननी है तो चाय पत्ती टाटा ऊपर लिखा और टी जो है वो अलग कलर से लिख दें। तो पेरेंट कंपनी डॉटर कंपनी में रिलेशन भी होना चाहिए पहली बात, और आपका जो प्रोडक्ट लाइन है उससे उसको रिलेट करना चाहिए, उस कलर को, उस सिंबल को, जो भी आप यूज कर रहे हैं लोगों में, वो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जरूर होना चाहिए। दूसरा, यूनिक होना चाहिए। यूनिक कब बनेगा, जब आप स्टॉक जो लोगोस, अगर आप नेट उठाएंगे और नेट में आपको कुछ स्टॉक्स मिल जाएंगे, मतलब कुछ चीज़ें वहाँ तैयार मिलेंगी, उसमें है कि यहाँ आप अपना नाम लिखिए, आपका लोगो तैयार हो जाएगा। ठीक है, वो भी एक तरीका है, आपने कर लिया, मगर वो इंस्टेंट के लिए ठीक है कि भाई हमको अभी एग्जाम की कॉपी में लगाना था तो हमने कर लिया। मगर अगर आप अपनी कंपनी खोल रहे हैं, अपना ब्रांड खोलेंगे, तो आप चाहेंगे कि वो जो लोगो आप बनाए वो लंबे समय तक चले और वो फिर यूनिक हो। तो यूनिक वो होगा जब आप उसको यूनिक तरीके से डिज़ाइन करेंगे, उसके लिए प्रोसेस को यूज़ करके, थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ी क्रिएटिविटी लगा के, और वो जो इतने मैंने पॉइंट्स पहले बताया उनको ध्यान में रखते हुए आप लोगो अपना बनाएंगे। अपीलिंग होना चाहिए, मतलब जब आप जिस भी टारगेट है आपका, जो भी टारगेट मार्केट है आपका, उसको वो चीज़ पसंद आना चाहिए, उसको वो समझ में आना चाहिए, है ना। प्रोडक्ट में भले वो अपीलिंग ना हो, मतलब प्रोडक्ट नेसेसरी नहीं है लोगों के लिए, मगर
टारगेट को लोगो अपील होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को यूज करने से पहले वो लोगो देखेगा, फिर वो कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा या अनसेटिस्फाई होगा। तो अपील करना बहुत जरूरी है, तभी कस्टमर उस पर अट्रैक्ट होगा और उसको वो खरीदेगा। रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, मतलब आपकी कंपनी का जो नेचर है उसको रिफ्लेक्ट करता हुआ होना चाहिए, है ना। जैसे अगर हम बना एग्जांपल मैंने लिख के दिया कि अगर हम कोई टॉय की कंपनी है अगर हमारी, तो उसका जो लोगो होगा वो उसमें वो फन कलर वो सब होना चाहिए, लिखा हो उस तरह से होना चाहिए। बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से आप अगर टॉय कंपनी का लोगो बनाते हैं या उसके बारे में लिखते हैं तो उसको उतना फील क्रिएट नहीं होगा। दूसरा, आपको अपने कॉम्पिटिटिव्स का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। तो आपका जो भी लोगो रहे वो आपके जो कंपटीशन में लोग हैं उनसे उनकी बराबरी वो कंपटीशन देने वाला होना चाहिए। तो आपका लोगो जो है वो भी बहुत कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, जो टैगलाइन है वो भी बहुत सोच समझ के लिखना चाहिए। तो जो भी प्रोडक्ट आप ब्रांड आप बना रहे हैं उसमें जो भी प्रोडक्ट लाइन आप बनाने वाले हैं तो उससे जुड़े हुए जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके लोगोस और उनका भी आप जरूर अध्ययन करिए। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस, उससे आप बहुत अच्छा लोगो डिज़ाइन कर पाएंगे अपने लिए। फिर नेक्स्ट एक आइकॉनिक, है ना। उसमें आइकन बना हो ये ज़रूरी नहीं है, मगर जो भी चीज़ हम बनाएं वो इतनी सुंदर, इतनी अच्छी बनना चाहिए कि उस कंपनी में अगर कोई आपके साथ जो एम्प्लॉई काम कर रहे हैं वो भी उसको प्राउड फील हो कि हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं। तो आइकॉनिक बनने में टाइम लगता है, मगर हमको फ्यूचरिस्टिक रहना चाहिए हमेशा। हम सोच के चलें कि अगर 8-10 साल हम इस लोगों को कंटिन्यू करेंगे तो इसमें वो आइकॉनिक फीलिंग लोगों को काम करते समय आनी चाहिए, ये हम उसमें जरूर डालने की कोशिश करें। तो ये कुछ 5-10-12 क्वालिटीज़ हैं जो एक अच्छे लोगों में होना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखिए अपने आपको क्या अच्छा लग रहा है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। कस्टमर, क्लाइंट, टारगेट मार्केट जो है उसको वो चीज़ अच्छी आना चाहिए। हमेशा इस बात को ध्यान में रख के ही लोगो डिज़ाइन करें। नेक्स्ट इज लोगो डिज़ाइनिंग प्रोसेस। तो ये एक छोटा सा आइडिया आपको देने की कोशिश करी है जिससे कि आप समझ सकें कि लोगो डिज़ाइनिंग में कितनी अध्ययन की ज़रूरत होती है। सबसे पहला रिसर्च, जैसे मैंने आपको बताया, आपको अपने कॉम्पिटिटिव्स का अध्ययन करना चाहिए, उनके कलर्स का आपको अध्ययन करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो सब रिसर्च के अंतर्गत आती। फिर आप कोई कंसेप्ट डेवलप करते हैं कि मैंने कुछ बेसिक डिज़ाइन आप क्रिएट करते हैं। फिर उसमें इन्वेस्टिगेशंस, ऑल्टरनेटिव कैंडिडेट्स में एक कंसेप्ट बनाया, उसके बाद उसमें 10-12 डिज़ाइंस क्रिएट करी है ना। पहले कंसेप्ट क्रिएट किया, फिर 10-12 डिज़ाइंस क्रिएट करी, यहाँ हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव। फिर जो भी डिज़ाइन हमने चूज़ करी उसको फिर हम रिफाइनमेंट करेंगे, मतलब हमने एक जो भी 10-12 में से एक डिज़ाइन चूज़ करी उसको हम बहुत फिनिशिंग टच की तरफ लेके जाएंगे। फिर हम उसको अलग अलग प्रोडक्ट्स पर रख के लगाने की कोशिश करें कि ये इसमें लग रहा है तो क्या ये साइज़ रिड्यूस हो सकता है, बड़ा हो सकता है, इसमें लगा रहे हैं तो कैसा लग रहा है, उसमें लगा रहे हैं तो कैसा लग रहा है। जो भी आपके प्रोडक्ट रेंज है उस पर सब पे आप एक सैम्पलिंग करके देख लें, उसके बाद उसको अडॉप्ट करें और फिर उसको आगे प्रोडक्शन के लिए यूज़ करें। कहीं कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कैसे होना चाहिए। जैसे मैंने हमेशा भी कहा है कि क्रिएटिव चीज़ों में देयर इज़ नो फिक्स डायरेक्शन की ऐसे ही काम करना चाहिए, मगर अगर आप एक प्रोसेस से काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप बहुत अच्छे नतीजे पे पहुंचते हैं। तो ये आपको मैंने एक छोटी सी एग्जांपल बताने की कोशिश करी है प्रोसेस की, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आया लोगो डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर्स, क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो लोगो में यूज़ कर सकते हैं आप, तो लोगो मेकर, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोई जो भी ड्राइंग से जुड़े हुए होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं। और लोगो मेकर अपने आप में इसका ही सॉफ्टवेयर आ गया है। तो फोटोशॉप, कोरोड्रॉ, हर डिज़ाइन के उसमें आपको काम आएगा। तो इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। अब मैं अगर इस अपन ने पूरा जो पढ़ा है उसको हम याद करें तो हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने लोगो क्या होता पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि लोगो कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के हमने लोगोस पढ़े। फिर हमने पढ़ा कि कौन कौन सी क्वालिटी, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें होना चाहिए जब हम लोगो बनाएं, है ना। फिर हमने पढ़ा कि कौन कौन से कलर्स का इंपॉर्टेंस क्या है लोगो बनाने में। फिर हमने पढ़ा कि क्या क्या क्वालिटीज़ होती है एक अच्छे लोगों के लिए। तो इस तरह से 5-7 चीज़ें हमने लोगों के, अच्छा एक प्रोसेस हमने पढ़ी कि क्या प्रोसेस होती है लोगो बनाने के लिए। तो अब इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद आपको एक असाइनमेंट करके देखिए, आप
आपको अच्छा लगेगा। 12-15 आप अपने अपैरल ब्रांड्स के या इक्विपमेंट, स्ट्रीमिंग मटेरियल्स, आप कुछ भी ले लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए कि मुझे किस पे काम करना है, और उनके आप 12 कम से कम लोगोस इकट्ठे करिए और उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि जो हमने इतने तरह के पढ़े, इनमें से ये कौन से तरह का। जैसे आप जूकी देखेंगे, उषा देखेंगे, ये सारे फॉन्ट बेस है ना। और आप सेकेंड में फिर इसमें डाला इवोल्यूशन भी पढ़े, मतलब उषा का पहले अलग था, है ना। उषा के साथ, समय के साथ उषा का भी अंतर आया। मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ दिया आदित्य बिरला ग्रुप का, कि पहले कैसा था, 1996 में कैसा था, फिर 2011 में कैसा था, फिर हर वो 5-6 साल में अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, नया कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है ना। तो कलर्स भी बदल रहे हैं, कि पहले हाथ से कलर करते होंगे, फिर उन्होंने कुछ और यूज करा, फिर अब कंप्यूटराइज हो गया है, तो उस हिसाब से इवोल्यूशन का भी अध्ययन करेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा टॉपिक। फिर दूसरा क्या होता है कि प्रोडक्ट्स भी बदलते हैं, जैसे पेरेंट्स डॉटर कंपनी का मैंने जैसे बताया, तो पहले आदित्य बिरला ग्रुप मान लो एक ही चीज बनाती थी, अब वो बहुत सारी चीजें बनाती है, तो वो सिंबल को सरल कर दिया जिससे कि वो हर जगह यूज हो सके, है ना। और दूसरा, जैसे उषा में भी आप देखेंगे इवोल्यूशन, तो आपको समझ में आएगा कि उषा पहले सिर्फ मशीन, मतलब उषा मतलब सिलाई मशीन, है ना, मगर अब ऐसा नहीं है। अब उषा हीटर भी बनाती है, अब गीजर भी बनाती है, अब बल्ब भी बनाती है, तो बहुत सारी चीजें बनाती है। तो अब उन्हें वो सिंबल पेरेंट कंपनी का नाम भी रखना है और मोनोग्राम भी बनाना है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि किस तरह से कंपनीज अपने लोगोस को भी इवॉल्व करती हैं। तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर एक लास्ट की आप अपना लोगो बनाने की कोशिश करिए, आपके जो भी आर्ट मटेरियल आपको मालूम है, अगर आपको सॉफ्टवेयर आता है वो मालूम है, उनको यूज करके आप अपना बनाइए। अब अपन अगर एक छोटी सी एक्सरसाइज करें, जस्ट ये देखने के लिए कि क्या हमें जो हमने पढ़ा है वो हमें कुछ याद है कि नहीं। तो लोगो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड, ये भी अपन ने पढ़ा। कंपनी का फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर किससे होता है, तो लोगो से होता है। फिर कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, तो फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, लोगो मेकर, ये 3-4 अपने सॉफ्टवेयर पढ़े। एक फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है कि लोगो इज अ डैश मार्क, तो ग्राफिक मार्क है। फिर फैशन डिजाइनर्स अपन ने पढ़ा किस तरह के लोगोज यूज करते हैं, तो फॉन्ट बेस्ड लोगोज यूज करते हैं, है ना। इस तरह की आप अपने आप से अध्ययन करके एक्सरसाइज भी डेवलप कर सकते हैं। फिर एक ये इस तरह की एक्सरसाइज हो सकती है कि कुछ मैंने लोगो लगा दिए हैं और आप इसमें आइडेंटिफाई करिए कि ये कौन से टाइप का है, फॉन्ट टाइप है कि मार्क है या एम्बलम है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग तरह के आपको लोगो देखने को मिलेंगे। इसमें कुछ डिजाइनर्स के लोगो है, मसाबा का है ना, ये अभिषेक गुप्ता का है, रोहित बल का है, आप देखिए, है ना। ये एलन सोली अपनी कंपनी जो है शर्ट की कंपनी, ये एलन सोली शर्ट का है ना। तो इस तरह से ये इंडियन हैंडलूम का है, आपको ताना बाना दिखाने की कोशिश करिए। और हैंड है, हैंड लूम, तो हैंड भी दिख रहा है आपको और लूम भी दिख रहा है उसमें कि ये ताना है और ये बाना है ना। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं। और जैसे जैसे आप अध्ययन करेंगे, आपको पेंट का दिख रहा है तो आपको दिख रहा है पेंट इसमें नीचे गिरता हुआ दिख रहा है ना, कि पेंट ये बास्केट है उसका, है ना, और ये एशियन पेंट लिखा है और ये गिर रहा है पेंट। मेडिसिन का है तो इसमें मेडिसिन पुराने समय का है, ये जो अपन ने बताया ना पुराने समय से चला रहा है, ट्रेडिशनल वैल्यूज को। तो यहाँ पे देखो ये इस तरह की कुटनी पहले यूज होती है, आज की तारीख में आधे से ज्यादा घरों में ये चीज मिलेगी भी नहीं तुमको, है ना। ये वैद्य लोग जो होते थे वो इसको यूज करते। तो ये ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम का जो है, अब ये नाम कितना बड़ा है ना। तो ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम का उन्होंने ये बनाया। और ये देखो उसमें पत्तियां भी दिख रही हैं आपको, टी भी दिख रहा है, और ये टी भी है और ये इसकी कुटनी भी है। तो ये इस तरह से लोगोस डिजाइन किए जाते हैं। आप जितना अध्ययन करेंगे उतना आप अपने आप ग्रो करेंगे। मसाबा का आप देख रहे हैं, ये डिजाइनर है, उसने अपना एक स्टाइल बनाया, बिंदी बड़ी सी लगाती, उसकी मदर जो थी वो हमेशा बड़ी बड़ी बिंदी से उनकी आइडेंटिटी बनी थी, तो उसने उस चीज को यूज किया। मसाबा लिखने का उसका स्टाइल जो है वो उसने तब थोड़ा सा इजिप्शियन को भी मिक्स किया। तो ये आप बनाने वाले के बारे में जानते हैं तो आप उसके लोगों को भी रिलेट कर पाएंगे। इसके बाद ये कुछ सजेस्टिव रीडिंग्स या रेफरेंसेस हैं, कुछ किताबें हैं, कुछ लोग यूट्यूब पे आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हैं। और जो भी पिक्चर्स इसमें है वो सब नेट से लिए गए हैं, आप देखिए इनको, रेफरेंस भी देखिए। जितने भी यूट्यूब्स हैं, हिंदी में भी बहुत सारे लोगो मेकिंग के लिए यूट्यूब्स आज की तारीख में उपलब्ध हैं, तो आप उनका भी अध्ययन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि यू एंजॉयड दिस टॉपिक, और
आप अपने लोगो बनाने के लिए एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थैंक यू।